जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, लेसन 1। उसमें हम लोग दोस्तों आज अध्ययन करने वाले हैं संकुलन क्षमता। और इसके बाद इसकी जो भी हमारे सरल घनीय संरचना में संकुलन क्षमता है, इसके बाद आपका फलक केंद्रीय में है, और इसके बाद आपका काय केंद्रित, फलक केंद्रित, अंतर केंद्रित जो है सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब अंतर केंद्रित और काय केंद्रित तो एक ही होता है, हमने डबल वर्क कह दिया, इससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होना। और फलक केंद्रित, इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग आज कितने खाली स्थान होते हैं, कितने रिक्त स्थान होते हैं, इस वीडियो में अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संकुलन क्षमता। संकुलन का मतलब क्या होता है? पास पास होना, और क्षमता का मतलब होता है उसकी शक्ति। मतलब गोलों का पास पास होना उसकी संकुलन क्षमता कहलाता है। मतलब समझिए, थोड़ा सा चित्र बनाकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई एक पदार्थ है, इसमें अभी कण इस प्रकार से है, वर्गाकार बना दिया हमने, ठीक। इसमें जो ये खाली स्थान है, ये तो खाली स्थान है। अब ये भी कण कितने प्रकार से, पूरे संपूर्ण भाग में, इस संपूर्ण भाग में अवयवी कणों का जो व्यवस्था है, उन्होंने कितना स्थान घेरा है, उसे संकुलन क्षमता कहेंगे, ठीक है। मतलब ये जो पीछे खाली स्थान है, समझाते आपको, ये बीच का खाली स्थान छोड़कर पूरा संकुलन क्षमता, यानी संपूर्ण भाग का वह प्रतिशत जिसमें गोलों ने स्थान घेर के रखा है, उसे हम लोग कहेंगे संकुलन क्षमता। क्लियर दोस्तों? अब आते हैं हम लोग संकुलन क्षमता की परिभाषा क्या होगी। देखिए, संकुलन क्षमता की जो परिभाषा है, संकुलन क्षमता की परिभाषा है एकक सेल में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन। एकक सेल में यानी एक सेल में, चाहे सेल सरल हो, चाहे आपको फलक हो, और चाहे काय केंद्रित हो, एकक सेल में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन इंटू 100, एकक सेल का कुल आयतन बटे एकक सेल का कुल आयतन। यानी एकक सेल तुम्हारा कैसा है, फलक वाला है कि काय वाला है कि तुम्हारा सरल वाला है, उसका सेल का कुल आयतन। अब ध्यान देना यहाँ पर कि एकक सेल में उपस्थित सेल, एकक सेल आपको कैसा है, तो हमारा इस समय एकक सेल सरल में है, अभी भी कणों का आयतन इंटू 100। इससे पहले हम लोगों ने आपको तीनों चीज पढ़ा के रखा है। बीसीसी के बारे में पढ़ा, मतलब पहले एससीसी के बारे में पढ़ा के रखा है, जिसमें अभी भी कण होते हैं 1, इसके बाद बीसीसी पढ़ा के रखा है जिसमें होता है 2, और इसके बाद एफसीसी पढ़ा के रखा है जिसमें होता है आपके पास अभी भी कण होते हैं 4, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना। सबसे पहले सरल घनीय संरचना में संकुलन क्षमता की गणना करेंगे। संकुलन क्षमता समझ चुके हो, गोलों का पास पास होना। सरल घनीय में क्या होता है? सरल घनीय में जो आपके अवयवी कण होते हैं, सरल घनीय में जो आपके अवयवी कण होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो इस प्रकार से ध्यान रखना कि सरल घनीय में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। सरल घनीय में अवयवी कण केवल कहाँ उपस्थित होते हैं? कोनों पर उपस्थित होते हैं। सरल घनीय एकक सेल कहते हैं, या इसको हम लोग एससीसी भी कहते हैं, इसी को हम लोग एससीसी भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब ध्यान देना, इसको सिंपल तरीके से हम लोग सामने वाला भाग को दिखाई देता है, 4 गोलों से बना के आपको समझाते हैं। जैसे एक गोला ये हो गया, एक गोला ही है आपका अवयवी कण, दूसरा गोला ये हो गया, तीसरा गोला ये हो गया आपका। इनके बीच जो खाली स्थान होता है वो उसे तो कहेंगे रिक्त स्थान, और जिन्होंने इतना स्थान घेर के रखा है उसे कहेंगे संकुलन क्षमता। तो अगर संकुलन क्षमता जानते हो आप लोग कि प्रत्येक गोले की त्रिज्या क्या होती है, ये होती है। जैसे मान लो कि ये किसका निर्माण कर रहा है, एक वर्ग का निर्माण कर रहा है, किसका निर्माण कर रहा है, वर्ग का। तुम लोग इसको अगर इस प्रकार से बनाते भी है, हम लोग जानते हो वर्ग की चारों भुजाएं कैसे होती है, बराबर। तो अगर यहां से यहां तक हमने मान लिया, माना भुजा हो गई आपकी a सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से इतना अगर a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर है, तो यहां से इतना भी a सेंटीमीटर है, और यहां से इतना भी आपका a सेंटीमीटर है। और गोले की त्रिज्या क्या होती है? गोले की जो त्रिज्या होती है वो होती है 8 सेंटीमीटर आपका,
गोले की त्रिज्या क्या होती है r। तो गोले की त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से गोले को स्पर्श करता हुआ रेखा गोले की त्रिज्या होती है। तो ये होगा केंद्र और यहां से स्पर्श कर रहा है, तो ये हो गई त्रिज्या और ये हो गई। अब a की बात करें तो a देखो कितने त्रिज्या से मिलकर बना है, r प्लस r। देखिए r प्लस r, दो r से मिलकर a, क्योंकि यहां से इतना तो a है, तो दो r से मिलकर बना है a, तो a बराबर क्या हो गया 2r। a बराबर क्या हो गया 2r। अगर आप यहां से r का मान निकालना भी चाहते हो तो हो जाएगा a/2। अब आता है यहां पर यह आकृति को हम लोग कहते हैं घन। इस आकृति को क्या कहते हैं हम लोग? घन। घन की भुजा क्या होती है? घन की भुजा a होती है। और घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। अब भुजा है a, तो a की घात 3। अब a का मान हमारे पास कितना है? a का मान हमारे पास है 2r, तो हो जाएगा 2r का क्यूब, यानी हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8 और हो जाएगा r क्यूब। इसी प्रकार हम लोग संकुलन क्षमता निकालेंगे। संकुलन क्षमता हम लोग किसका निकाल रहे हैं? संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं हम लोग एससीसी का। तो संकुलन क्षमता बराबर फार्मूला क्या होता है? एकक सेल में उपस्थित कणों का आयतन। तो कण क्या है? कण है गोला। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब इंटू, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें किसकी बात कर रहे हैं? सरल घनीय संरचना संकुलन क्षमता। तो सरल का जो अवयवी कण होता है कितना होता है? 1। तो इसके इंटू में कितना रहेगा? 1 बटे एकक सेल का कुल आयतन। कुल आयतन मतलब भुजा, कुल आयतन मतलब घन का आयतन, क्योंकि घनी तो है सब पूर्ण बना हुआ। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का 3 के अनुसार 8r क्यूब आ जाएगा आपका। इसी प्रकार आपको क्या हो जाएगा कि चलो एक को गुणा करो तो वही रहेगा, तो ये जगह 4/3 इंटू 8 को इसके साथ दे दो 8r क्यूब और पाई r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया और 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब ये बचा पाई बचा और इसके बाद 3 इंटू 2। पाई का मान आप 22/7 रख लीजिए या 3.14 रख लीजिए। तो अगर 3.14 रखते हैं और बटे 3 इंटू 2 रखते हैं, 3 इंटू 2 दशमलव हटा के इसका कितना जीरो बढ़ाएंगे? 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो। अब काटिए इसको। अब जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 एकम 2 बचा 1, 11 हो गया, 2 पंचे 10 बचा कितना? 1 बचा कितना? 1 14 हो गया, 2 सत्ते 14। 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब कितना हो गया आपके पास? कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 1 बचा, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9। अब एक चीज ध्यान रखना कि आपको फार्मूले के अनुसार इंटू 100 भी है। फार्मूले के अनुसार क्या है? इंटू 100, जो कि मैं लिखा नहीं था। चलो यहाँ पे नहीं लिख रहे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल कर दोगे। अब ध्यान देना, तो संकुलन क्षमता आपको कितना आ गया? संकुलन क्षमता आपका आ गया है 52। अब 3 को जब भी संख्या की आवृत्ति हो, यानी एक संख्या बार बार दोहरा जाए, तो उससे बेटर हम लोग क्या करते हैं? एक संख्या को ज्यादा ले लेते हैं। तो 52.4%। तो इसका संकुलन क्षमता मतलब हो गया भरा हुआ स्थान। तो कितना भरा हुआ है? 52.4%। तो इसका मतलब खाली कितना है? खाली है आपका 100 से घटा दीजिए, यानी 100.0 और 52.4। 10 से बचा 6 और यहाँ बचा 99, तो मतलब 9 से बचा 7 और यहां से बचा 9 से बचा 47.6%। तो इसका जो खाली है 47.6% इसका खाली है। तो भरा कितना है? भरा है आपका 52.4% और खाली कितना है? 47.6% सरल में। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बीसीसी के बारे में। अब देखिए हम लोग अंतः केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता की गणना करेंगे। इसी गणना करने के सबसे पहले आपको फिगर बताते हैं। अंतः केंद्रित किसने कहते हैं? जिसमें अवयवी कण जो है, अवयवी कण आपका कोनों पर तो होगा ही। अवयवी कण जो है आपका कहाँ होगा? कोनों पर। कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर होगा। अवयवी कण जो है वो कोनों के अतिरिक्त एक कहां पर होगा? आपका केंद्र पर होगा। उसे हम लोग कहेंगे अंतः केंद्रित।
यानी अभी भी कण को दर्शाते हैं। अभी भी कण एक होगा यहाँ पर इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, इस कोने पर। ये कोनों के अतिरिक्त एक अभी कण होगा आपको कहां पर, केंद्र पर। उसे कहते हैं हम लोग अंतः केंद्रित, यानी हम लोग कहते हैं BCC। इसका नाम दे देते हैं, इसमें देते हैं A, इसका देते हैं B, इसका नाम देते हैं C, इसका नाम देते हैं D, इसका E, इसका F, इसका G, इसका H। नामकरण कर दिया। अब इसके लिए सबसे पहले हमें कोई एक भुजा चाहिए। प्रत्येक भुजा का नाम तो हमने ए दे दिया, ये भी ए है तो यहां से इतना भी ए है, तो यहां से इतना भी ए है, तो यहां से इतना भी ए है, तो यहां से इतना भी ए है। ये सब ए सेंटीमीटर है। अगर यहां से अगर हम लोग कण की रचना करें तो AC हो गया कण। तो एक काम करते हैं, यहां पर त्रिभुज ABC का नियम लगाते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय होता है क्या, कण का वर्ग। कण क्या है आपके पास, AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब क्या है आपके पास, ये वाला लंब हो गया, तो A का वर्ग प्लस आधार का वर्ग क्या है आपके पास, A का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर हो गया, ये दोनों जुड़कर हो गया 2A का वर्ग। वर्ग हटने पर रूट चढ़ता है, तो AC बराबर अंडर रूट 2A। अंडर रूट 2A यानी रूट से वही निकलेगा जो किसी का वर्ग है। तो अंडर रूट 2 तो अंदर रहेगा, लेकिन A बाहर निकल जाएगा, यानी AC। यानी ध्यान रखना कि यहां से इतना अंडर रूट 2A है, तो यहां से इतना भी अंडर रूट 2A है, मतलब इसके हर फलक का मान हो गया अंडर रूट 2A। अगर यहां से एक अब 3 गोलों में हमें क्या करना है, मतलब एक फलक को लेना पड़ेगा। मतलब कहने का अर्थ है एक गोला ये वाला, ये हो गया फलक वाला, और ये हो गया आपका ये वाला। यानी इसको अगर इस प्रकार से मिला दे ACD को, तो इसके बीच हमें संकुलन क्षमता की गणना करनी है, इनके बीच। तो फिर से एक बार हम लोग क्या मानेंगे, त्रिभुज ACD ले लो आप, त्रिभुज ACD। तो हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ACD में फिर से एक बार पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। अब की बार कण क्या हो गया आपके पास, AD हो गया कण, AD हो गया कण। लंब क्या हो गया आपके पास, लंब हो गया CD, तो हो गया A² प्लस आधार क्या हो गया AC, तो AC हो गया आपके पास 2A²। ये जुड़ के हो जाएगा 3A²। अगर AD से इस पर हटाओगे तो इस पे अंडर रूट चढ़ाओगे तो अंडर रूट 3A²। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 रूट का 3 और A हो जाएगा आपके पास। अब जो AD है, इस गोले का त्रिज्या है R, इस गोले का यहां से R है, यहां से R और इसका R। तो एक क्योंकि केंद्र से यहां तक का R और केंद्र से यहां तक का 1 2 3 4 R, तो हम लोग कहेंगे AD जो है वो 4R के बराबर है। तो 4R बराबर आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट का 3A। अब A का अगर मान निकालना चाहो तो इसके बटे में बटे 3, तो A बराबर 4 बटे अंडर रूट 3R। अब हम लोग निकालेंगे, हमें चाहिए घन की भुजा। हमने घन की भुजा चाहिए, तो माना घन की भुजा, मान लिया कि घन की भुजा हमारे पास A है। अब दे तो दे, तब फिर भी मान लिया। अब गोले की त्रिज्या हमने मान लिया, गोले की त्रिज्या को हमने मान लिया है R। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपका होता है, घन का आयतन होता है आपके पास भुजा घात 3। तो A³ बराबर आपके पास A का मान कितना है, A का मान है 4 बटे अंडर रूट 3 R का क्यूब, मतलब 4 चौको 16 चौको 64 R³ बटे अंडर रूट 3। ध्यान रखना कि अंडर रूट 3 का क्यूब मतलब अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 3 बटे 3 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। अब हम लोग संकुलन क्षमता वाला फार्मूला लगाएंगे। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता क्या होगा, एक सेल में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन। तो अवयवी कण कितने उसमें हो गए, BCC में अवयवी कण होते हैं आपके पास 2 इनटू इसके कणों का आयतन। तो कणों का आयतन क्या आ गया, ध्यान रखना,
अब ये भी कण हो गया आपका गोला। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बटे आपका क्या हो जाएगा एकक सेल का कुल आयतन, यानी कुल आयतन हो गया आपका 64/3 √3 आर क्यूब, ऊपर होता है इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब आपको कैंसिल हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, 2 4 पाई इंटू 100 लिखेंगे, बटे 3 है बटे 3 लिखेंगे, इसको 64 है 64 लिखेंगे। लेकिन ये जो आपका 3 है ये एकदम ऊपर पहुंच जाता है, तो ये हो जाएगा इंटू 3 अब इस 3 से इस 3 को हमने कैंसिल कर लिया। अब ये हो जाएगा 4 एकम 4 4 6 24 16 चौको 64। इसके बाद ये कटेगा 2 8 16 2 8 16। अब इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं। पाई का मान क्या होता है 3.14। पाई का मान हो गया 3.14 इंटू 100 ये 100। और √3 का मान होता है 1.732 बटे ये हो जाएगा 8 हो गया। दशमलव हट गया नीचे, 2 0 बढ़ गया क्योंकि 1 अंक 2 अंक, इससे 2 अंक से 2 अंक ये 200 से 100 कैंसिल कर लिया। इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 2 3 0 बढ़ाओगे 1 2 3 0। अब इसको इससे 8 से कैंसिल करो, मतलब 2 से कैंसिल करो, 2 1 2 बचा कितना, बचा आपके पास 1 तो 11 हो गया, 2 5 10 2 7 14 2 4 8। फिर काटो 2 2 4 ये हो जाएगा 2 8 16। फिर बचा 2 1 13 हो गया, 2 6 12 2 6 12। फिर 2 से कैंसिल करो, 2 4 8 2 3 6 2 3 6। अब ये हो गया आपके पास कितना हो गया, ये आ गया 157 इंटू 433 बटे 1000। जब इन दोनों को गुणा करके हम लोग 1000 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा 68%। तो हम लोग कहेंगे इसमें संकुलन क्षमता कितना भरा हुआ है, तो हम लोग कहेंगे भरा है हमारे पास 68%। फिर खाली कितना है, तो खाली है हमारे पास 32%। तो बीसीसी में भरा है संकुलन क्षमता 68% और खाली है 32%। फटाक से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग एफसीसी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए हम लोग अध्ययन करेंगे एससीपी तथा सीसीपी, यानी एफसीसी में संकुलन क्षमता। एफसीसी में क्या होता है कि जो परमाणु होता है वो फलक पर तो होता ही है, परमाणु जो है यानी फलक पर होता है, मतलब केंद्र पर तो हर एक में केंद्र पर होता ही है परमाणु, यानी अवयवी कण जो है वो केंद्र पर तो है ही, केंद्र के साथ साथ अवयवी कण कहां पर होगा, फलकों पर। एक जो आपके टोटल 6 फलक होते हैं, 6 फलकों पर भी परमाणु होते हैं। हमें क्या करना है कि 3 फलकों के अंदर ज्ञात करना है, जिससे मान लो कि इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। एक ये हो गया, एक अवयवी कण ये हो गया, दूसरा अवयवी कण ये हो गया, तीसरा चौथा पांचवा। एक हमें दिखाई नहीं दे रहा तो एक पीछे है। तो इन तीनों के अंदर अगर हम लोग इस प्रकार से एक त्रिभुज का निर्माण करें तो यहां से इतनी तो आर है, यहां से इतना आर है और यहां से इतना आर है। आपको पता है कि हमने इसके बीच लिया था, यानी इस प्रकार से लिया है इसके बीच, तो यहाँ पे बनेगा नहीं, इसलिए बाहर से बनाकर दिखा दिया हमने। यहां इसका होता है ए और इसका होता है ए, तो इसमें हमने मान लिया, माना भुजा यानी घन की भुजा हो गया ए सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस की प्रमेय नाम नहीं दे रहे, डायरेक्ट आपको बता रहे, ध्यान देना। इसमें कितना आर है, 1 आर 2 आर, 1 2 3 4 आर, चारों कैसे, इस गोले पर 2 आर, इस पर 1 और इस पर 1, 4 आर। तो 4 आर बराबर, ध्यान देना 4 आर। फिर से आपको समझाते हैं, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा समझिए।
नाम दे देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब त्रिभुज ABC पाइथागोरस सूत्र में लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब क्या है ए स्क्वायर, आधार भी क्या है ए स्क्वायर, लंब भी ए स्क्वायर, आधार भी ए स्क्वायर। अब ए बी जो है ये कितने, आप थोड़ा बाद लिख देंगे। तो ए बी बराबर आपके पास क्या हो गया, ये जुड़कर हो गया 2a स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हट गया, इसलिए इसको क्या हो जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट से निकलेगा तो हो जाएगा अंडर रूट 2a। अब ए बी जो है कितना आर है, एक आर, तो जिसका आधा है इसका दोनों है, इसलिए 2 आर 3 आर और 4 आर। तो हम लोग कहेंगे 4r बराबर हो गया अंडर रूट 2a। तो r बराबर आपके पास या a बराबर आपके पास कितना जाएगा 4 बटे अंडर रूट 2r। अब घन की भुजा क्या होता है, घन की भुजा होता है, नहीं घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, मतलब 4 बटे अंडर रूट 2r की घात 3, मतलब क्या हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 और r क्यूब बटे अंडर रूट 2 का क्यूब क्या होगा, तो अंडर रूट 2 का क्यूब मतलब हो गया अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 हो गया 2, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 ये हो गया। अब इससे काटो तो ये कटेगा 2 3 6 2 दूनी 4। अब ये हो गया 32 r क्यूब बटे अंडर रूट 2। अब हम लोग संकुलन क्षमता की गणना करेंगे। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता में इसके अवयवी कण कितने होते हैं 4 इंटू गोले का आयतन क्या होगा 4 बटे 3 पाई r क्यूब बटे घन का आयतन क्या हो गया 32 बटे अंडर रूट 2 r क्यूब से r क्यूब ये हो गया कैंसिल। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 को 4 लिखेंगे, इस 4 को 4 लिखेंगे, पाई को पाई लिखेंगे, बटे 3 को बटे 3 लिखेंगे और 32 को 32 लिखेंगे, लेकिन ये 2 जो है ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 2। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे 4 8 32, 4 दूनी 8। अब इससे ध्यान रखना ये हो गया पाई का मान हम लोग दिए 3.14 इंटू, दोस्तों ध्यान रखना कि इंटू 100 होता है फार्मूले में, फिर से 100 लिखना आपको। तो पाई का मान 3.14 इंटू 100 बटे 3 दूनी 6 और ये वाला अंडर रूट 2, दशमलव हट गया नीचे 2 जीरो बढ़ गया, 100 से 100 आपका हो गया कैंसिल। अब इससे आप काटिए तो ये हो जाएगा 2 से काटिए 2 3 6 2 एकम 2 1 2 पंचे 10 2 सत्ते 14। अब अंडर रूट 2 का जो मान होता है ये होता है 1.414, तो ये हो जाएगा आपके पास संकुलन क्षमता 157 इंटू 1.414 बटे 3 से काटिए 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 1 बचा दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 3 6 सॉरी फिर से देखिए एक बार 3 बचे 15 3 दूनी 6 1 बचा दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 10 हो गया 3 तरीका 9 3 तरीका 9, यानी हम लोग कहेंगे 52.4 इंटू 1.414। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 74, कितना आ जाएगा 74। तो हम लोग कहेंगे संकुलन क्षमता मतलब भरा हुआ, अभी भी कण कितना भरा हुआ है 74% का भरा हुआ है। तो फिर खाली कितना है आपके पास दोस्तों, खाली है आपके पास 100 से 74 को घटा दीजिए, 100 को जब 74 को घटा देना है तो 6 बचा और 9 से 2 यानी 26% जो है इसका आपका खाली है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग जो है केमिस्ट्री में SCC, BCC और FCC संकुलन क्षमता की गणना कर लेते हैं। तो आज के इतना ही दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।